जिया लड़ने के लिए तैयार हो गई और ये देखकर सभी बच्चे तरुण और जिया की लड़ाई देखने के लिए उनसे थोड़े दूर हटकर खड़े हो गए। तरुण भी अब लड़ने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर जिया हल्के से मुस्कुराकर थोड़े पीछे हटी और फिर एकदम से उछलकर तरुण पर हमला कर दिया। जिया ने तरुण को अपनी लात से जोर से मारने की कोशिश की, पर तरुण उछलकर पीछे की तरफ कूदकर उससे बच गया। जिया फिर अब दोबारा से लगातार तरुण पर अपनी किक चलाने लगी। तरुण उसके हमलों से बचता और उसके हमलों को रोकता रहा। जिया ने एक लात बड़ी जोर से तरुण को मारी और तरुण ब्लॉक करके उसके इस वार से बच गया, पर इससे वो थोड़ा पीछे धकेला गया। एकदम से जिया बड़ी फुर्ती से दोबारा तरुण को किक मारने के लिए उसकी तरफ उछलकर आई, पर तरुण ने भी अपने मुक्के से अपनी तरफ आती जिया की किक पर वार करके उसे रोक लिया। तरुण ने जिया का ये वार रोक तो लिया था, पर इससे उसके हाथ में काफी दर्द हुआ और वो अपना हाथ झटकने लग गया। ये देखकर जिया ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? वरुण ने पीछे से तरुण के हौसले को बढ़ाते हुए कहा, चलो बॉस, कम ऑन, मजा चखा दो इसे। तरुण भी अब थोड़ा होश में आ गया और उसने बड़ी तेजी के साथ जिया पर हमला कर दिया, पर जिया को मानो इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बड़ी आसानी से तरुण के हमलों से बच रही थी। तरुण अब उस पर लगातार वार कर रहा था। वो लात और हाथ दोनों का बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था और जिया भी अब उसको जवाब दे रही थी। दोनों दो ताकतवर योद्धाओं की तरह आपस में लड़ रहे थे और सब उनकी इस लड़ाई को देखकर हैरान थे। तरुण बड़ी तेजी से लात और हाथ का इस्तेमाल कर रहा था। जिया उसके हर वार को रोक रही थी और उस पर वापस से वार कर रही थी। तरुण भी उसके हर वार से खुद को बचा रहा था, पर जिया थोड़ा ज्यादा तेज थी। तरुण ने अब एक किक मारकर जिया को थोड़ा पीछे धकेल दिया। इससे जिया थोड़ा पीछे खिसक कर दरवाजे के पास चली गई और फिर जिया दरवाजे से हल्का सा पुश लेकर काफी ज्यादा तेजी से तरुण की तरफ आते हुए उसके ऊपर से उछल गई। तरुण जैसे ही पीछे घूमा तो जिया ने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी दोनों लात तरुण के पेट पर जोर से मारी। जिया का वो वार लगते ही तरुण जमीन पर घिसटता हुआ दूर जाकर गिरा और ये लड़ाई यहीं खत्म हो गई, जिसमें जिया की जीत हुई। तरुण ने जमीन पर पड़े हुए खुद से मन ही मन कहा, मुझे लगता है कि हॉस्टल 7 का मैं वो पहला बॉस हूं जो काफी थोड़े समय के लिए ही बस बॉस बना है। जिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए तरुण के ठीक सामने आकर पूछा, तरुण, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं, पर तुमसे हार गया, तरुण ने खड़ा होते हुए कहा। तरुण ने आगे जिया से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अभी तुमने ये कौन सी स्किल का इस्तेमाल किया था? मैंने अभी रॉ स्किल का इस्तेमाल किया था। ये एक ऐसी स्किल है जो हमारे शरीर की सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है, जिया ने बताया। रॉ स्किल जितने भी मशहूर कबीले इस दुनिया में हैं, यहां तक कि मान कबीला भी, मैंने आज से पहले ऐसी मार्शल आर्ट कभी नहीं देखी। हालांकि इस स्किल से खतरा भी हो सकता है, पर फिर भी ये काफी ज्यादा ताकतवर स्किल है। हालांकि इसने मुझे हरा दिया, पर अगर मैं थोड़ा और तेज होता तो मैं इसे बड़ी आसानी से हरा सकता था, तरुण ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा। उसी कमरे में एक लड़के ने अपने पास खड़े लड़के से पूछा, यार, इस साल के नए अप्रेंटिस इतने ताकतवर और स्किलफुल क्यों हैं? उस लड़के ने जवाब दिया, शायद ये काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते होंगे। जिया अपनी जमीन पर रखी पोटली उठा रही थी और तभी तरुण ने अपनी पोटली उठाकर जिया के पास आकर बताते हुए कहा, तुम जीत गई और हॉस्टल 7 के रूल के हिसाब से अब तुम इस हॉस्टल की बॉस हो। अब सभी बच्चों ने एक साथ कहा, हां, सही कहा। यह सुनकर जिया ने मुस्कुराकर कहा, बॉस, सुनकर अच्छा लगा, तो मैं आज और अभी से तुम्हारी बॉस हूं। हां बॉस, बिल्कुल, सभी ने एक साथ जवाब दिया और लाइन में लगकर जिया के सामने अपना सिर झुकाकर उसे सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। यह देखकर जिया ने खुश होते हुए आगे जाते हुए मन ही मन कहा, इस सब के बाद अप्रेंटिस होना कोई बुरी भी बात नहीं है। तरुण अपने सिर पर हाथ रखकर पीछे खड़ा होकर उसे ऐसे देखे जा रहा था कि तभी वरुण ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और तरुण के सिर को अपने हाथ से पकड़कर नीचे झुकाते हुए कहा, लड़की से हार कर अब बेइज्जती तो करा दी, पर अब कम से कम बॉस को सम्मान तो दो। यह सुनकर तरुण भी चुपचाप बिना कोई जवाब दिए सिर झुकाकर खड़ा हो गया। जिया आगे जाती हुई रुक गई और बड़े एटीट्यूड से कहा, ठीक है, बहुत हुआ, चलो अब जाओ।
जिया की बात सुनते ही सभी बच्चे एकदम से वहां से फुर्र हो गए और अपने अपने बेड पर जाकर कोई लेट गया तो कोई बैठ गया। जिया भी अपने लिए एक बिस्तर चुनने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वो तरुण को देखकर रुक गई। तरुण भी अपना बिस्तर चुनने के लिए आगे बढ़ रहा था और उसमें एक लड़के के बिस्तर के पास वाले बिस्तर पर जाकर अपना सामान रख दिया। ये देखकर जिया तरुण के बिस्तर के पास वाले बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई और जिस लड़के का वो बिस्तर था वो जिया से घबरा कर अपना बिस्तर छोड़कर दूर हट गया और कहा, बॉस बॉस, आप ही इसे ले लो, मैं किसी और बेड पर सो जाऊंगा। अच्छे बच्चे, ये हुई ना समझदारों वाली बात। जिया ने इतना कहकर उस बिस्तर पर अपना सामान रख कर दिया और फिर बैठ गई। बिस्तर पर बैठने के बाद जिया ने आगे तरुण से पूछा, हे तरुण, तुम्हारी सोल पावर का क्या लेवल है? हम जब अभी लड़ रहे थे मुझे महसूस हुआ कि तुम काफी ताकतवर हो। जिया की ये बात सुनकर सभी बच्चों का ध्यान भी उन्हीं की बातों पर चला गया। जिया के सवाल का जवाब देते हुए तरुण ने बताते हुए कहा, मैं फुल सोल पावर के साथ पैदा हुआ हूं और इसी वजह से मैं ज्यादा ताकतवर हूं। तरुण का जवाब सुनते ही सभी काफी चौंक गए और एक साथ पूछा, क्या तुम फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए हो? इसमें कोई शक नहीं कि ये मुझसे भी काफी ज्यादा ताकतवर है। वरुण ने सब सुनने के बाद मन ही मन खुद से कहा। तभी सबका ध्यान एकदम से दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे को खोलकर एक आदमी ने अंदर आकर पूछा, यहां तरुण कौन है? अपना नाम सुनकर तरुण ने आगे आकर जवाब दिया, मैं हूं। तरुण को देखते ही वो आदमी आगे तरुण की तरफ आने लगा। उसने अपने हाथ में एक कंबल पकड़ा हुआ था। तरुण के पास आकर उस आदमी ने बताते हुए कहा, मेरा नाम मोजो है, ये कंबल मास्टर ने तुम्हारे लिए दिया है। शुक्रिया मिस्टर मोजो। तरुण ने उनसे कंबल लेकर शुक्रिया करते हुए कहा। मिस्टर मोजो ने आगे समझाते हुए कहा, तरुण और जिया इस साल के अप्रेंटिस हैं और तुम दोनों दक्षिण की तरफ वाले गार्डन के हिस्से के इंचार्ज हो। तुम्हें 10-10 तांबे के सिक्के हर रोज मिलेंगे। अगर तुमने काम अच्छे से नहीं किया तो तुम्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है, हम समझ गए, तरुण ने जवाब दिया। कल स्कूल ओपनिंग सेरेमनी है। कल के बाद से जब क्लासेस शुरू हो जाएगी तो तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। मैं हर रोज तुम्हें चेक करूंगा। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो तुम वरुण से पूछ सकते हो, मिस्टर मोजो ने बताते हुए कहा। ठीक है, जिया और तरुण ने एक साथ जवाब दिया। इतना कहकर मिस्टर मोजो वहां से चले गए और उनके जाने के बाद जिया तरुण के हाथ में लिए हुए कंबल पर नजर डालने लगी। ये देखकर तरुण भी थोड़ा परेशानी में आ गया कि तभी वहां खड़े हुए बाकी बच्चे अपने अपने कंबलों को उठाकर जिया के सामने आकर खड़े हो गए। बॉस, तुम मेरा कंबल ले लो, पहले लड़के ने कहा। तभी दूसरे लड़के ने पहले को धक्का देकर हटाकर कहा, बॉस बॉस, आप मेरा कंबल ले लो। तभी तीसरे ने दूसरे को धक्का देकर हटाकर कहा, नहीं नहीं बॉस, आप इनका नहीं, मेरा कंबल ले लो। इससे जिया को काफी ज्यादा इरिटेशन हुई और उसने गुस्से में उन पर चिल्लाकर कहा, मुझे बार बार बॉस मत बुलाओ, बस मुझे जिया बहन कहो। ठीक है बॉस। ओ सॉरी बहन, जिया। तीनों लड़के घबराकर एक साथ बोले। जिया ने उनके कंबलों पर नजर डाली और उसे उनके कंबल पसंद नहीं आए। अब जिया ने दोबारा से तरुण की तरफ देखा और उसके कंबल पर नजर डालने लगी। ये देखकर तरुण ने आने कंबल को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन कहा, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। जिया ने यह देखकर तरुण से प्यार से कहा, तरुण क्यों ना हमें इस बारे में थोड़ी बातें करनी चाहिए। क्या, किस बारे में? तरुण ने हिचकिचाते हुए पूछा। तुम्हारा ये कंबल काफी ज्यादा बड़ा है और 2 लोगों इसे बड़े आराम से ओढ़ सकते हैं, तो तुमने क्या सोचा है? हम दोनों अपने बिस्तरों को आपस में मिला लेते हैं और इस कंबल को आपस में बांट लेते हैं और फिर हम दोनों आराम से इसमें सो सकते हैं। जिया ने समझाते हुए कहा, क्या एक साथ ये गलत है और तुम्हें नहीं लगता कि हमारा ज्यादा क्लोज आना ठीक नहीं है? तरुण ने पूछा। मैं एक लड़की हूं और जब मुझे ही कोई दिक्कत नहीं है तो फिर तुम क्यों इतने शर्मा रहे हो? अब किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और दोनों बिस्तर को आपस में मिलाओ अभी, जिया ने चिल्लाकर कहा। जिया की तेज आवाज से डरकर तरुण जल्दी से भागा और जोर लगाकर दोनों बिस्तरों को आपस में मिला दिया। बिस्तरों को आपस में मिलाने के बाद तरुण अपने बिस्तर का सहारा लेकर वहीं जमीन पर ही बैठ गया। तभी जिया आई और कंबल को दोनों बिस्तर पर बिछा दिया और फिर तरुण से थोड़ी सख्त आवाज में कहा,
जल्दी करो, और अब अपने बैग को भी यहां ऊपर रखो। आज और अभी से ये हमारे बीच का बॉर्डर होगा। इतना कहकर जिया ने अपने बैग को दोनों बिस्तर के बीच में रख दिया और फिर आगे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने कभी इस बॉर्डर को पार किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तरुण ने इससे परेशान होकर अपना बैग भी दोनों बिस्तरों के बीचों बीच रख दिया और फिर दोबारा से बिस्तर का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गया। क्या होगी तरुण की अगली मंजिल? क्या तरुण सोल रिंग हासिल कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा। अध्याय 11 कैंटीन। खाने का समय हो गया था और सभी बच्चे खाना खाने के लिए जाने लगे। मिस्टर मोजो ने हॉस्टल 7 में दोबारा आकर सभी बच्चों से कहा, तुम्हारा खाना खाने का समय हो गया है बच्चों, चलो सब एक साथ चलकर खाना खा लो। ओके मिस्टर मोजो, सभी बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। अब मिस्टर मोजो की नजर तरुण और जिया पर गई। उन्होंने उन दोनों को देखकर पूछा, तरुण और जिया, तुम दोनों ने अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? मिस्टर मोजो की बात सुनकर तरुण ने जवाब देते हुए कहा, बस हम अभी पहनने ही वाले थे। जल्दी से यूनिफॉर्म पहनकर अपने सभी साथियों के साथ खाना खाने के लिए आ जाओ, वरना बिना यूनिफॉर्म के तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर मिस्टर मोजो वहां से चले गए। उसके बाद तरुण और जिया अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर सभी के साथ नीचे कैंटीन में आ गए। कैंटीन काफी ज्यादा बड़ी और आलीशान थी। ये देखकर तरुण और जिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह, ये कितनी बड़ी है? जिया ने चौंक कर कहा। हां, ये काफी बड़ी और आलीशान है, तरुण ने कहा। यह सुनकर वरुण ने उनको बताते हुए कहा, वो इसीलिए क्योंकि इसमें 300 बच्चे और टीचर एक साथ खाना खाते हैं, इसलिए इसे इतना बड़ा और आलीशान बनाया गया है। काफी ज्यादा बच्चे एक साथ इस कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। कैंटीन में 2 फ्लोर बने हुए थे। ऊपर वाले फ्लोर पर खाना पैसों से खरीदकर अमीर बच्चे खाया करते थे और नीचे आम बच्चों के लिए खाना खाने की व्यवस्था थी। मुझे तो अब भूख लगने लगी है, चलो अब जल्दी से चलकर खाना खाते हैं, जिया ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। जिया की बात सुनकर वरुण हंसकर बोला, हाँ बॉस, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है। मैं कितनी बार कहूं कि मुझे बॉस मत बुलाओ, मुझे बस जिया बहन बुलाओ, और अगर अगली बार तुमने बॉस कहा ना वरुण, तो तुम पक्का मुझसे पिटोगे। जिया ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। अच्छा सॉरी, आगे से नहीं कहूंगा बॉस। ओह सॉरी बहन जिया, वरुण ने घबराकर जवाब देते हुए कहा। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो चले, तरुण ने पूछा। हाँ चलो, मैंने कब रोका है? जिया इतना कहकर आगे जाने लगी और वरुण और तरुण भी उसके पीछे पीछे आने लगे। तभी ऊपर से एक शैतान लड़के ने वरुण को आवाज लगाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह वरुण, अरे मुंह छुपाकर कहां जा रहा है? गरीबों के सरदार, लगता है कि आज तेरी इस गरीबों की गैंग में कुछ और नए नमूने आ गए हैं। तुझे देखकर लगता नहीं कि तू कभी इस गरीबी से बाहर निकल पाएगा। अरे बॉस, वो कहते हैं ना कि गरीब हमेशा गरीब ही रहते हैं। इनकी कहां औकात है कि ये यहां ऊपर फ्लोर पर आकर खाना खा ले, उस लड़के के दूसरे साथी ने कहा। यह सुनकर वरुण को गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर तान ली। जिया और तरुण को भी यह देखकर गुस्सा आ गया। जिया ने गुस्से में होकर उन पर जोर से चिल्लाकर कहा, तुम हो कौन और ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ऐसा क्या है ऊपर जिसके लिए तुम इतना घमंड दिखा रहे हो? ओह, ये कितनी प्यारी भोली छोटी बच्ची है। कितना बुरा है कि तुम बस एक अप्रेंटिस ही हो। ऊपर वाले फ्लोर से उस लड़के ने जिया का मजाक उड़ाते हुए कहा। इसका नाम वांगड़ू है बॉस। ऊपर वाला फ्लोर काफी ज्यादा महंगा फ्लोर है। वहां पर तुम पैसों से जो चाहो वो अपने लिए खाने के लिए मंगवा सकते हो, बस उसके लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए। इसीलिए हम यहाँ नीचे वाले फ्लोर पर खाना खाते हैं और अमीर बच्चे वहां ऊपर, वांगड़ू ने बताया। कुछ भी सही, पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह बाघड़ बिल्ला ऐसे अपने पैसे के घमंड से किसी को भी कुछ भी बोलेगा, जिया ने वरुण से गुस्से में कहा। अब तभी ऊपर से वांगड़ू दोबारा बोलता है, अब मेरे खाने का समय हो रहा है, इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूं, गरीबों के सरदार। इतना कहकर वांगड़ू अपने साथियों के साथ हंसता हुआ वहां से चला गया। ये आज पक्का मेरे हाथों से मर कर मानेगा। मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगी, अभी सबक सिखा कर आती हूं इसे, जिया ने गुस्से में कहा और फिर वहां से ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगी।
पर तभी तरुण ने जिया का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वरुण इससे काफी ज्यादा हैरान हो गया और हैरान होकर मन ही मन सोचते हुए कहा, इसने ये कब किया? अभी तो ये वहां था, फिर से इस तरफ कैसे इतनी जल्दी आया? वरुण इसलिए इतना हैरान हो रहा था क्योंकि तरुण उसके सीधे हाथ की तरफ खड़ा हुआ था और जिया उसके उल्टे हाथ की तरफ थी। फिर तरुण ने इतनी तेजी से आकर इतनी दूर खड़ी जिया को हाथ पकड़कर कैसे रोक लिया? तरुण ने जिया को समझाते हुए कहा, मैं उन्हें छोड़ो, हम यहाँ खाना खाने के लिए आए हैं। क्या तुम उनसे डर रहे हो? जिया ने गुस्से में तरुण से पूछा। तरुण ने जिया की इस बात को सुनकर हल्के से मुस्कुराकर मन ही मन कहा, मान कबीले से संबंध रखने वालों के लिए डरना सख्त मना है। तरुण ये मन ही मन सोच रहा था और तभी जिया तरुण के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर शांत होकर बोली, ठीक है छोड़ो, चलो अभी खाना खाते हैं, पर हम उन्हें अच्छे से सबक जरूर सिखाएंगे। इतना कहकर जिया वहां से आगे चली गई और वरुण भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब तरुण ने दोबारा खुद से कहता है, हाँ जरूर, हम इन्हें अब सबक तो जरूर सिखाएंगे। इतना कहकर तरुण भी उनके पीछे जाने लगा और एकदम से आगे बढ़ता हुआ रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। कैंटीन के दरवाजे से मास्टर अंदर आ रहे थे। उन्हें वहां आता देखकर तरुण एकदम से उनकी तरफ दौड़कर गया। तरुण ने मास्टर के पास जाकर उनसे पूछा, मास्टर क्या आप भी यहां खाना खाने के लिए आए हैं? इस पर मास्टर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर आगे तरुण से पूछा, यहां तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, और हां, उस कंबल के लिए आपका शुक्रिया। तरुण ने मास्टर का शुक्रिया करते हुए कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ ऊपर वाले फ्लोर पर चलो, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। मास्टर ने तरुण से कहा। मास्टर की बात सुनकर तरुण ने अपने साथियों की तरफ देखा और फिर मास्टर को जवाब दिया, नहीं, आपका शुक्रिया, पर मैं अपने हॉस्टल के साथियों के साथ खाना खाऊंगा। तरुण का जवाब सुनकर मास्टर खुश हो गए और तरुण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहुत अच्छे, तुम सच में एक अच्छे बच्चे हो। खाना खाने के बाद बाहर मेरा इंतजार करना, ओके? तरुण ने अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया और उसके बाद मास्टर वहां से खाना खाने के लिए ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चले गए। मास्टर के जाते ही वरुण और जिया तरुण के पास आ गए। वरुण ने पास आते ही सीधा तरुण से पूछा, क्या तुम मास्टर को जानते हो? हाँ, वो मेरे टीचर हैं, तरुण ने झट से जवाब दिया। तरुण का जवाब सुनकर वरुण चौंक गया और चौंक कर तरुण से कहा, क्या कहा? वो तुम्हारे टीचर हैं? तुमने एक अज्ञानी मास्टर को अपना टीचर बना लिया है। उनकी एबिलिटी बस एवरेज है। ऐसी अफवाहें हैं कि उनके प्रिंसिपल के साथ अच्छे संबंध है और इसी वजह से वो यहां मेहमान बनकर मुफ्त का खाना खाने आ जाते हैं। मैंने सुना है कि मास्टर 50 साल के हो चुके हैं और वो अभी तक बड़े सोल मास्टर लेवल पर ही अटके हुए हैं। मार्शल सोल रैंक में उनकी रैंक बस 29 लेवल पर ही है और वो कभी इससे आगे ही नहीं जा पाए। वरुण की बात सुनकर तरुण को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से वरुण की तरफ देखने लगा। तरुण को गुस्से में अपनी तरफ देखकर वरुण घबरा गया। तभी तरुण ने उससे गुस्से में कहा, यह तुम्हारा पहली बार है और मैं आशा करता हूं कि आखिरी भी। अगर तुम मुझसे दोबारा लड़ना नहीं चाहते और नहीं चाहते कि मैं तुम्हें दोबारा से मारूं, तो आगे से कभी भी मेरे टीचर के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। तरुण ने आगे कहा, इस जानकारी के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है कि अब तुम्हें मेरे खाने के लिए पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर तरुण गुस्से में वहां से चला गया और तरुण के वहां से जाने के बाद वरुण की जान में जान आई। उसने अब एक लंबी सी राहत की सांस ली। तभी जिया ने वरुण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शुक्र है कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, वरना आज तुम्हारी अच्छी धुलाई होती। चलो अब कुछ चलकर खाते हैं। इतना कहकर जिया आगे जाने लगी और वरुण भी उसके पीछे पीछे खाना खाने के लिए आने लगा, पर तरुण वहां से बिना कुछ खाए गुस्से में ही चला गया था। उधर दूसरी तरफ तरुण के पिता अपने घर में उदास बैठे हुए तरुण को याद किए जा रहे थे। पिताजी वो हर पल याद कर रहे थे जो उन्होंने अपने बेटे तरुण के साथ बिताए थे। वो बैठे बैठे उन्हीं पुराने पलों को याद किए जा रहे थे और इससे वो और ज्यादा उदास हो रहे थे। दूसरी तरफ मास्टर खाना खाकर उठ गए और कैंटीन से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि तरुण बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार कर रहा था। ये देखकर मास्टर ने उससे पूछा,
तुमने कुछ खाया भी है या बस बिना खाए यहां मेरा इंतजार कर रहे हो? नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने खाना जल्दी खा लिया था, तरुण ने जवाब दिया। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मास्टर ने तरुण की आंखों में देखते हुए कहा। आपको गलत लग रहा है, तरुण ने जवाब दिया। ठीक है, चलो मेरे पीछे आओ। इतना कहकर मास्टर आगे जाने लगे और तरुण उनके पीछे पीछे साथ चल दिया। मास्टर उसे अपने कमरे में ले गए। मास्टर का वो कमरा पूरा किताबों से भरा हुआ था और तरुण ये देखकर हैरान हो गया। मास्टर ने अपनी मेज पर से एक पोटली उठाकर तरुण को देते हुए कहा, ये लो, इसे खाओ, तुम अब बड़े हो रहे हो और तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। तरुण ने उस पोटली को लेकर खोलकर देखा तो पाया है कि इसमें एक चिकन लेग पीस और अंडे रखे हुए थे। ये देखकर तरुण की आंखें भर आईं। मास्टर, तरुण के मुंह से बस इतना ही निकला था कि तभी मास्टर ने उसे टोक कर कहा, जल्दी करो और इसे खा लो, इससे पहले कि यह ठंडा हो जाए। इसके बाद मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है, तो पहले इसे जल्दी से खाओ और अपना समय बर्बाद मत करो। मास्टर की बात सुनकर तरुण ने जल्दी से खाना शुरू कर दिया और जल्दी खाने की वजह से आखिर में उसके गले में खाना अटक गया और उसको फिर इससे सांस नहीं आती। मास्टर ने पहले ही उसके लिए गर्म पानी एक कप में घाल कर रख दिया था। तरुण जल्दी से उस कप को उठाकर वो पानी पी गया और तब जाकर वो निवाला उसके गले से नीचे उतरा। ये देखकर मास्टर ने हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, मैंने इतनी जल्दी खाने के लिए भी नहीं बोला था, शायद मैंने ही कुछ ज्यादा जल्दी समझ लिया, तरुण ने जवाब दिया। चलो आगे आओ और मुझे अब अपनी दूसरी सोल दिखाओ, मास्टर ने तरुण से कहा। मास्टर की बात सुनकर तरुण आगे आया और अपने उल्टे हाथ को आगे निकालकर उनके सामने कर दिया। हाथ आगे करते ही जैसे तरुण ने ध्यान लगाया, एकदम से उसमें से एक नीले रंग का चमकदार हथौड़ा निकलकर बाहर सामने आ गया। यह देखकर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए मास्टर एकदम से खड़े हो गए। ठीक है, अब इसे वापस रख लो, कभी भी किसी को इसे दिखाना मत, हमेशा छुपा कर रखना और मेरी परमिशन के बिना इसे कभी भी किसी के सामने मत निकालना, और इस मार्शल सोल में कभी भी कोई आत्मा अंगूठी नहीं जोड़ना, मास्टर ने समझाते हुए कहा। मास्टर की बात सुनकर तरुण चौंक गया और एकदम से कहा, मेरे पिता ने भी बिल्कुल यही कहा था। तरुण की बात सुनकर मास्टर ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वो गांव में एक लोहार है, तरुण ने बताया। लोहार? लोहार और हथौड़ा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मास्टर ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं इस मार्शल आत्मा में कोई आत्मा अंगूठी क्यों नहीं जोड़ सकता? तरुण ने सवाल किया। अभी तुम्हें यह सब बताने का समय नहीं आया है बच्चे, जब तुम ये सब जानने के लिए तैयार हो जाओगे मैं अपने आप तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। तुम्हें अभी बस इस बात को अपने दिमाग में रखने की जरूरत है, ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए ही है, समझे? मास्टर ने समझाते हुए कहा। पिताजी ने भी यही कहा और मास्टर भी अब यही कह रहे हैं, आखिर बात क्या है? तरुण ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा। अभी जो मैंने कहा क्या वो तुम्हें समझ आया तरुण? मास्टर ने पूछा। हां, मैं समझ गया मास्टर, तरुण ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कल तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सोल रिंग देखने के लिए जंगल में लेकर चलूंगा, ताकि तुम एक लेवल और ऊपर जाकर एक सोल मास्टर बन सको, मास्टर ने तरुण से कहा। यह सुनकर तरुण खुश हो गया और कुछ याद करके मास्टर से कहा, पर कल तो स्कूल सेरेमनी है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्कूल में बात कर लूंगा। अब चलो मुझे ये बताओ कि तुम अपनी इस नीले पौधे वाली आत्मा के बारे में क्या जानते हो, मास्टर ने पूछा। हर कोई सोचता है कि ये एक बेकार की मार्शल आत्मा है, तरुण ने निराश होकर जवाब दिया। कौन सी सोल रिंग मिलेगी तरुण को? क्या वह ताकतवर होगी? अध्याय 12 हिम्मत। हर कोई नीले पौधे की मार्शल आत्मा को बेकार ही बताता था, इसलिए तरुण ने भी मास्टर को वही बताया जो उसने अभी तक नीले पौधे की मार्शल आत्मा के बारे में सुना था। तरुण का जवाब सुनकर मास्टर ने उससे कहा, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुम्हें जिन लोगों ने इसके बारे में बताया है तुम वही मुझे बता रहे हो।
पर मैं लोगों की सोच नहीं बल्कि तुम्हारी सोच जानना चाहता हूं कि तुम अपनी मार्शल आत्मा नीले पौधे के बारे में क्या सोचते हो। मुझे लगता है कि हर एक चीज की अपनी अनोखी स्पेशलिटी होती है, फिर चाहे वो कोई साधारण नीला पौधा ही क्यों ना हो। अगर वो चीज इस दुनिया में है तो इसका जरूर कोई रीजन होगा, तरुण ने कहा। बहुत अच्छे, तुम्हारे लिए ये काफी अच्छी बात है कि तुम हर चीज को इस नजरिए से देखते हो। चलो अब मैं तुम्हें नीले पौधे की मार्शल आत्मा के बारे में बताता हूं। मास्टर ने अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े होकर कहा, सबसे पहले हम मार्शल सोल की कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। मास्टर ने कहा, मार्शल आत्मा की कैटेगरी? तरुण ने सवाल किया। हाँ, मार्शल आत्मा की कैटेगरी। हमने मार्शल आत्मा को दो भागों में बांटा है। पहला बीस्ट आत्माओं की कैटेगरी और दूसरा टूल मार्शल आत्माओं की कैटेगरी। मास्टर ने समझाकर बताया। बीस्ट मार्शल आत्माएं और टूल मार्शल आत्माएं मतलब? तरुण ने पूछा। बीस्ट मार्शल आत्माएं मतलब किसी इंसान के अंदर किसी जानवर की मार्शल आत्मा का होना, और टूल मार्शल आत्मा का मतलब किसी इंसान के अंदर किसी हथियार की मार्शल आत्मा का होना। जैसे तुम्हारे पास टूल मार्शल आत्माओं में नीला हथौड़ा है, मास्टर ने बताया। तरुण उनकी बातें बड़े आत्मा से सुन और समझ रहा था। मास्टर ने आगे बताया, जब किसी इंसान के पास किसी बीस्ट की मार्शल आत्मा होती है तो उस इंसान का शरीर उस बीस्ट की आत्मा से जुड़कर एक भयानक राक्षस में बदल जाता है। पर टूल मार्शल आत्माओं में ऐसा नहीं होता। टूल मार्शल आत्माएं किसी भी इंसान के शरीर से बाहर निकल आती है और फिर उनका वो इंसान इस्तेमाल करता है। मतलब जैसे मेरा हथौड़ा मेरे शरीर से बाहर निकल आता है और मेरी मार्शल आत्मा को जगाने वाले मास्टर एक भेड़िए में बदल गए थे। तरुण ने बताते हुए पूछा। हाँ, बिल्कुल सही समझा। ठीक ऐसा ही होता है। बहुत सी मार्शल आत्माएं खाने के रूप में भी होती हैं, मास्टर ने बताया। क्या हम उन्हें खा सकते हैं? तरुण ने पूछा। हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। इस तरह की मार्शल आत्माएं फूड ब्रांच के लोगों के पास होती है। जब किसी को भी अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो वो उन मार्शल आत्माओं से बनी चीजों को कहकर एक अलग प्रकार की ताकत ले सकते हैं। पर अब चलो तुम्हारी मार्शल सोल पर आते हैं। हर कोई सोचता है कि नीले पौधे की मार्शल आत्मा बस एक बेकार की आत्मा है, पर वो सब गलत है, मास्टर ने समझाते हुए बताया। मास्टर की यह बात सुनकर तरुण चौंक गया और ध्यान लगाकर मास्टर की बातों पर गौर देने लगा। मास्टर ने आगे बताते हुए कहा, जैसा कि तुमने अभी बताया कि हर एक मार्शल आत्मा का अपना अलग उद्देश्य होता है और हर एक की अलग खूबी होती है, बिल्कुल इसी तरह से नीले पौधे की भी बहुत सी खूबियां हैं जिससे हम उसे एक बेकार की मार्शल आत्मा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मेरी कई सालों की रिसर्च से मुझे पता चला है कि नीले पौधे की मार्शल आत्मा के पास भी अपनी ताकत होती है, मास्टर ने आगे बताते हुए कहा। यह मार्शल आत्मा एक तरह के जासूस के रूप में काम आ सकती है क्योंकि ये हर जगह कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। दूसरा, इसके डेवलप होने के कई रास्ते हैं। ये एक अकेली ऐसी मार्शल आत्मा है जिसमें हम किसी भी प्रकार की सोल रिंग को जोड़ सकते हैं और ये उसे बड़ी आसानी से खुद में जोड़ भी लेगी और बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। पर सोल रिंग तो सभी मार्शल आत्माओं में जोड़ी जाती है और सब आसानी से ही जुड़ जाती है, तरुण ने कहा। हाँ, सभी मार्शल आत्माएं सोल रिंग खुद में जोड़ लेती हैं, पर वो केवल उन्हीं आत्मा अंगूठियों को खुद में जोड़ पाती है जो उन मार्शल आत्माओं से ताल मेल खाती है। अगर कोई सोल रिंग किसी और मार्शल आत्मा से मेल नहीं खा पाई तो उसे वो खुद में नहीं जोड़ती बल्कि वापस धकेल देती है। पर नीला पौधा ऐसा नहीं करता। चाहे किसी भी प्रकार की सोल रिंग क्यों ना हो, वो सबको खुद में जोड़ ही लेता है और वो भी काफी ज्यादा मजबूती से, और वो बिल्कुल भी सोल रिंग को नहीं धकेलता, मास्टर ने समझाते हुए बताया। आप मुझे थोड़े और अच्छे से समझाएंगे? तरुण ने अपने सिर को खुजाते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं। अब जैसा कि तुम्हारे पास दो मार्शल आत्माएं हैं तो हम तुम्हारी दूसरी मार्शल आत्मा से शुरू करते हैं। अगर तुम्हारी हथौड़े वाली मार्शल आत्मा के अंदर कोई सोल रिंग जोड़ी जाए तो वो बस उन्हीं आत्मा अंगूठियों को खुद में जोड़ेगा जो उससे मेल खाती होगी, यानी जो आत्मा अंगूठियों टूल टाइप की होगी। और अगर कोई और सोल रिंग उसमें जोड़ी जाए तो वो उसे नहीं जोड़ेगा बल्कि अपने आप से अलग कर देगा। पर तुम्हारी दूसरी आत्मा नीला पौधा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी।
वो किसी भी प्रकार की सोल रिंग को अपने अंदर समा सकती है, चाहे फिर वो टूल आत्मा हो, बीस्ट आत्मा हो या किसी पेड़ पौधे की आत्मा हो। मास्टर ने आगे समझाते हुए बताया। क्या ऐसा हो सकता है? तरुण ने पूछा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, यही तो इसकी अनोखी काबिलियत है, और इसका तीसरा फायदा जो है वो बस तुम ही पर काम करेगा, मास्टर ने बताया। मुझ पर कैसे? तरुण ने पूछा। जिस सोल मास्टर के पास नीले पौधे की मार्शल आत्मा होती है, उनकी पावर आत्मा को जगाते समय काफी ज्यादा कम होती है। आज तक कोई भी 2 से ज्यादा पावर के साथ पैदा नहीं हुआ, और इसी वजह से उनकी प्रोग्रेस धीमी होती है, और इसी वजह से आज तक हमारी इस दुनिया में नीले पौधे की मार्शल आत्मा वाला कोई भी ताकतवर मास्टर नहीं हुआ। पर तुम सबसे अलग हो, तुम फुल सोल पावर के साथ पैदा हुए हो, और इससे तुम्हारी प्रोग्रेस काफी ज्यादा तेजी से होगी। मैं पूरे होश से कह सकता हूं कि तुम एक दिन जरूर एक ताकतवर मास्टर बनोगे, मास्टर ने तरुण को हौसला देते हुए बताया। तरुण मन ही मन कुछ सोचने लग गया, और तभी मास्टर ने उससे कहा, आज के लिए इतना काफी है, और अब तुम वापस जा सकते हो। मैं तुम्हें कल सुबह लेने आ जाऊंगा। ओके मास्टर, तरुण ने जवाब दिया और फिर वहां से चला गया। रात हो चुकी थी और तरुण और जिया दोनों स्कूल के गार्डन में घूम रहे थे। तभी जिया ने तरुण से कहा, स्कूल अभी शुरू ही हुए हैं और तुम यहां से जाने की बात कर रहे हो। हमें जो काम मिला है उसका क्या होगा? अगर तुम चले जाओगे तो मुझे अकेले सारा काम करना पड़ेगा, और मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी? तुम्हें बस कुछ ही दिन तो अकेले काम करना पड़ेगा। मैं वापस आने के बाद बचे हुए सारे काम को अकेला खत्म कर दूंगा, और तब तक तुम मेरे हिस्से के भी पैसे लेती रहना। तो बताओ, अब क्या सोचा तुमने? तरुण ने पूछा। जिया तरुण की बात सुनकर कुछ सोचने लगी और फिर जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। ओके, तो मतलब डील पक्की? तरुण ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर पूछा। हाँ पक्की, जिया ने तरुण से हाथ मिलाकर जवाब दिया। ठीक है, तो फिर अब वापस चलते हैं, तरुण ने कहा और वहां से जाने लगा। एकदम से जिया ने तरुण को रोकते हुए कहा, रुको। तरुण रुक गया और उससे पूछते हुए कहा, अब क्या हुआ, बोलो। तुम कल यहां से जाने ही वालों हो, तो तुम्हारे जाने से पहले मुझे एक बार तुमसे दोबारा लड़ना है, जिया ने कहा। दोबारा लड़ना है? पर क्यों? तुम मुझे हराकर हमारे हॉस्टल की बॉस तो बन गई हो, फिर दोबारा क्यों लड़ना? तरुण ने अचंभा खाकर पूछा। मुझे तुमसे दोबारा लड़ना है क्योंकि उस वक्त मैंने तुम्हें जरूर हरा दिया था, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम उस हार के रिजल्ट से खुश नहीं हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूं, और इस बार तुम अच्छे से लड़ोगे। मैं तुम पर पहले हमला करूंगी, जिया ने बताते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आ जाओ, तरुण ने थोड़ा पीछे हटकर कहा। ठीक है, पर बाद में रोना मत। तो क्या तुम तैयार हो? जिया ने तरुण को चिढ़ाकर पूछा। हाँ, क्यों नहीं, आ जाऊं, तरुण ने लड़ने की पोजीशन में आकर कहा। जिया तरुण के पास आने लगी और यह देखकर तरुण ने उससे पूछा, क्या तुम अब लड़ना नहीं चाहती? जिया तरुण के काफी करीब आ चुकी थी और उसने तरुण के पास आकर कान में हल्के से कहा, किसने कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहती? अब झेलो। इतना कहते ही जिया ने तरुण पर वार कर दिया, और इससे एक पल को तो तरुण को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। जिया ने अपनी छोटी की मदद से उसे उछालकर दूर फेंक कर मारा, और तरुण उससे थोड़ा दूर जाकर गिरा। तरुण जैसे ही उठा तो जिया एकदम से दोबारा से उस पर टूट पड़ी, पर इस बार वो तरुण को छू तक भी नहीं पाई। तरुण अब उछलकर उससे थोड़ा दूर चला गया और अपनी पर्पल आंखों का इस्तेमाल कर दिया। इससे एकदम से उसकी आंखें पर्पल रंग की हो गई। अब तरुण ने आगे बताते हुए कहा, मैं तुमसे लड़ने का तरीका ढूंढ लिया है और अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। मैं भी तुमसे डरती नहीं हूं। इतना कहकर जिया ने बड़ी तेजी से तरुण पर हमला कर दिया, पर तरुण बड़ी आसानी से उससे बच गया। जिया ने अब गुस्से में आकर उस पर कई हमले किए, पर तरुण इधर से उधर उछलकर उसके हर हमले से बच गया, और जिया ने आखिर में परेशानी ने आकर कहा, यह गलत है, तुम चीटिंग कर रहे हो। हमें एक दूसरे से लड़ना था ना, कि ऐसे पकड़म पकड़ाई खेलना था। जिया ने अब एकदम से हमला करना बंद कर दिया और रुक कर तरुण से कहा, तुम अब बहुत भाग लिए, अब तुम मुझ पर हमला करो।
अच्छा, अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो तो फिर ठीक है, जरा इससे बच के। इतना कहकर तरुण ने आने पास पड़ी कुछ छोटी कंकड़ों को उठा लिया और उन कंकड़ों से जिया पर वार किया। जिया ने उनसे बचने की कोशिश की, पर वो कंकड़ जिया को लग गई। इससे जिया गुस्से में आ है और गुस्से में जोर से कहा, मुझे कंकड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। क्यों, कंकड़ों का इस्तेमाल करना मना था क्या? अब तुम मुझसे हार चुकी हो, पर चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। तरुण ने जिया को चिढ़ाते हुए कहा। यह सुनकर जिया को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो तरुण को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगी। तरुण आगे और जिया उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। रुक जा तरुण, रुको, मुझे दोबारा लड़ना है, तुम ऐसे नहीं भाग सकते, रुको और मुझसे दोबारा लड़ो, जिया ने तरुण को रोकते हुए कहा। पर तरुण उसकी एक भी नहीं सुनता और ऐसे ही भागता रहा। जिया ऐसे ही गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाई जा रही थी और उनके शोर से हॉस्टल में सोए बच्चे भी जगने लगे थे। ये देखकर तरुण और जिया चुपचाप वहां से खिसक ली और अपने हॉस्टल रूम में चुपचाप आ गए। जिया जाकर गुस्से में अपने बिस्तर पर लेट गई और तरुण ने जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, एकदम से जिया ने बड़ी जोरदार लात उसे मारी। लात लगते ही तरुण सीधा नीचे जमीन पर जाकर गिरा। तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, इसका बदला मैं जरूर लूंगी और ऊपर सोने की कोशिश भी मत करना, वरना आज तुम पक्का गए बच्चू, जिया ने धीरे से धमकी देकर कहा। लगता नहीं ये आफत मुझे आज रात यहां सोने देगी, तरुण ने खुद से मन ही मन कहता है और बिस्तर के सहारे पीठ लगाकर वहीं जमीन पर ही बैठ गया। क्या तरुण अपने नीले फूल की मार्शल आत्मा को ताकतवर बनाएगा या ये सिर्फ सपना ही रह जाएगा? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा सिर्फ मेरे चैनल पर। अध्याय 13, सोल बीस्ट जंगल। सुबह हो गई और तरुण ऐसे ही बिस्तर के सहारे बैठे सो रहा था और जिया उसके ठीक सामने खड़ा होकर उसे देखे जा रही थी। उसने अपने हाथ में ठंडे पानी से भरी हुई बाल्टी पकड़ी हुई थी। कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है, तुझे अभी सबक सिखाती हूं, जिया ने तरुण को घूरते हुए कहा और पानी मटकी से उसके ऊपर डाल दिया। पानी काफी ज्यादा ठंडा था और सोते हुए तरुण की इससे सारी की सारी नींद भाग गई। वो ठंड के मारे कुकड़ गया और कांपते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? ये सब करना जरूरी था क्या? जरूरी था या नहीं ये तो पता नहीं, पर मुझे मजा बहुत आया, जिया ने हंसकर कहा। तुम कभी कुछ करने से पहले सोचती भी हो या दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करती? तरुण ने कांपते हुए कहा। वैसे दिमाग का इस्तेमाल तो किया था, इसीलिए तो सोचा कि शायद तुम बाहर जाने के लिए लेट हो रहे होगे तो तुम्हें उठा ही दूं, जिया ने कहा। यह सुनते ही तरुण ने खिड़की की तरफ देखा और पाया कि बाहर तो धूप निकली हुई थी। यह देखकर तरुण ने झट से पूछा, सुबह कब हुई? जब तुम सो रहे थे, जिया ने जवाब दिया। तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। इतना कहकर तरुण तेजी से वहां से भागा और जल्दी से अपने कपड़े बदलकर वहां से मास्टर के पास जाने लगा। मास्टर उसके हॉस्टल का दरवाजा बाहर से खोलकर अंदर आने ही वाले थे कि इतने में ही तरुण अंदर से बाहर आ गया। मास्टर को वहां देखकर तरुण ने कहा, चलिए मास्टर, हमें शायद देर हो रही है। हाँ, वो तो कब की हो चुकी है, पर चलो चलते हैं, मास्टर ने जवाब दिया और वहां से जाने लगा। तरुण भी उनके साथ साथ वहां से चल दिया। थोड़ी ही देर में तरुण और मास्टर एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर स्कूल से निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचकर तरुण ने जम्भाई लेते हुए मास्टर से पूछा, मास्टर, हम आखिर आत्मा बीस्ट ढूंढने के लिए जा कहां रहे हैं? उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या तुम बीमार हो? मास्टर ने पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद कल रात मैं अच्छे से आराम नहीं कर पाया, पर आप इसे छोड़िए, मैं ठीक हूं। क्या आप अब बता सकता है कि हम कहां जा रहे हैं? तरुण ने समझाकर पूछा। हां, बिल्कुल, हम नॉर्डिक शहर के उत्तर वाले जंगल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे आत्मा बीस्ट रहते हैं, जिनमें से कुछ काफी ज्यादा ताकतवर भी है और कुछ साधारण भी है। तो हमें किसी ऐसे बीस्ट का शिकार करके उससे सोल रिंग लेनी है जो कई साल पुराना हो। जो बीस्ट जितनी साल पुराना होता है उतना ही ताकतवर होता है और उसकी सोल रिंग हमें काफी ज्यादा ताकत देती है, मास्टर ने समझाकर बताया। किसी सोल बीस्ट को मारने के बाद हमारे पास सोल रिंग कैसे आती है? तरुण ने सवाल करके पूछा।
सोल रिंग हासिल करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें उस बीस्ट को मारना होगा जिसकी तुम सोल रिंग हासिल करना चाहते हो। और किसी भी सोल बीस्ट को मारना इतना आसान भी नहीं होता। बड़े ताकतवर मास्टर जब भी किसी बीस्ट को मारकर रिंग हासिल करते हैं, उससे पहले बीस्ट और मास्टर के बीच में एक ताकतवर लड़ाई होती है। उस लड़ाई में कुछ भी हो सकता है, या तो बीस्ट मारा जाएगा या वो अपने आप को मारने वाले को मार डालेगा, या फिर अपनी कुर्बानी देने की कोशिश करेगा। और अगर उसने कुर्बानी दे दी तो फिर कोई भी उसकी सोल रिंग को हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बीस्ट को पूरी तरह से खत्म करना पड़ता है और फिर उसके शरीर से उसकी सोल रिंग को हासिल किया जाता है। मास्टर ने समझाकर बताया। ठीक है, मैं समझ गया। तरुण ने सब सुनकर जवाब दिया। अच्छी बात है, ये लो। मास्टर ने तरुण को एक बेल्ट देते हुए कहा। शुक्रिया मास्टर। तरुण ने उस बेल्ट को लेकर मास्टर का शुक्रिया करते हुए कहा, यह बेल्ट मेरे पास 30 साल से है, पर इन 30 सालों में इसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। आशा है कि भविष्य में तुम इसका इस्तेमाल जरूर कर पाओगे, मास्टर ने बताया। मास्टर, वैसे ये बेल्ट किस लिए है? तरुण ने पूछा। वो बेल्ट काफी ज्यादा महंगी और आकर्षक लग रही थी और उस पर चौकोर खाने बने हुए थे जिनमें गोल चमकता हुआ रख रत्न भी लगा हुआ था। मास्टर ने तरुण को समझाकर बताया, ये एक स्टोरेज बेल्ट है जिसका इस्तेमाल तुम अपनी चीजों को रखने के लिए कर सकते हो। इसके अंदर हर चौकोर खाने का अपना स्पेस है और इसलिए तुम इसमें जितनी चाहो चीजें रख सकते हो। और इसमें बड़ी से बड़ी और भारी से भरी चीजें रखी जा सकती है और तुम्हें कोई वजन भी महसूस नहीं होगा। इसके अंदर 24 खाने हैं और हर एक खाने में काफी ज्यादा स्पेस है। इसका मतलब अब इस बेल्ट की मदद से मेरे गुप्त हथियारों को रखने का जुगाड़ तो हो गया। तरुण ने बेल्ट को देखते हुए मन ही मन कहा। मास्टर ने आगे तरुण को बताया, यह बेल्ट मेरे पास पिछले 30 सालों से है, पर आज तक मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया, पर तुम्हें इसे एक नाम जरूर देना चाहिए। मास्टर की बात सुनकर तरुण ने कुछ सोचकर कहा, मैं इस बेल्ट को 24 मून लाइट बेल्ट कहूंगा। यह एक अच्छा नाम है, पर थोड़ा बड़ा है, मास्टर ने हंसकर कहा। थोड़ी ही देर में वो घोड़ा गाड़ी एक शहर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही मास्टर और तरुण उसमें से उतर गए। उतरते ही तरुण ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था और उस बाजार के अंदर बहुत सारी भीड़ थी। चलो, हमें आगे चलना है, मास्टर ने तरुण से कहा। मास्टर की बात सुनते ही तरुण उनके साथ आगे चलने लगा और फिर उनसे चलते चलते पूछा, मास्टर, यहां से इतने सारे लोग टोलियों में क्यों हैं? क्योंकि ये सब इनकी टीम है, मास्टर ने बताया। टीम? तरुण ने पूछा। हाँ, ये सभी सोल मास्टर हैं और ये सोल मास्टर्स की टीम है। ये सब भी शायद यहां जंगल जाने के लिए आए हैं ताकि अपने लिए किसी बीस्ट का शिकार करके सोल रिंग हासिल कर सके, मास्टर ने बताया। उसके लिए इन्हें टीम की क्या जरूरत है? वो तो ये अकेले भी हासिल कर सकते हैं। तरुण ने अचंभा खाकर पूछा, इतना आसान नहीं है किसी आत्मा बीस्ट को मारना जितना तुम समझ रहे हो। अगर किसी आत्मा गुरु का सामना किसी ताकतवर बीस्ट से हो जाए तो पक्का कह सकते हैं कि वो बीस्ट उस मास्टर को मार डालेगा, क्योंकि अकेले किसी बीस्ट से भिड़ना एक बेवकूफी है। इसलिए सब अपनी टीम के साथ मिलकर बीस्ट का शिकार करते हैं, फिर चाहे उनके किसी भी मेंबर को सोल रिंग की जरूरत क्यों ना हो। हर एक के पास अलग अलग शक्ति होती है और इससे वे बीस्ट को संभलने का मौका तक नहीं देते और उसे मार गिराते हैं। इससे सोल रिंग हासिल करने में काफी ज्यादा आसानी होती है और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में एक दिन तुम्हारे पास भी एक टीम जरूर होगी, मास्टर ने समझाकर बताया। उसके बाद मास्टर और तरुण दोनों आगे एक बड़े से दरवाजे की तरफ जाने लगे जो कि पत्थर से बना हुआ था और काफी ज्यादा बड़ा था। वो दरवाजा शहर से जंगल में घुसने का रास्ता था और उस पर बहुत सारे सिपाही पहरा दे रहे थे। पहरा देने वाले सभी सिपाहियों के पास नुकीले भाले थे और उन्होंने शहर से जंगल की तरफ जाने वाले उस दरवाजे को पूरी तरह से घेर रखा था। इतने सारे सिपाहियों को पहरा देते देखकर तरुण ने मास्टर से सवाल किया, मास्टर, ये यहां इतने सारे सिपाही पहरा क्यों दो रहे हैं और इन्होंने ऐसे दरवाजे को घेर क्यों रखा है? सोल बीस्ट जंगल में शिकार करने के लिए कोई ऐसे ही नहीं जा सकता बच्चे। उसके लिए तुम्हें एक पास ही जरूरत पड़ती है जो मार्शल सोल हॉल का अनुमति पास होता है। उसके बिना ये सैनिक किसी को भी यहां से जंगल में घुसने नहीं देते।
अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो इन्हें रहम खाने के लिए सख्त मना किया हुआ है, और ना ही इनके दिल में रहम खाने की कोई जगह है। ये जबरन घुसने वाले को मार देते हैं। मास्टर ने समझाकर बताया। क्या इस सब पर मार्शल सोल हॉल का कब्जा है? जो उसने जंगल में घुसने पर रोक लगाई हुई है, इस पूरे ग्रह पर हर किसी का बराबर का हक है। फिर कोई मार्शल सोल हॉल नाम का हॉल कैसे किसी चीज पर अपना हक जता सकता है? तरुण ने पूछा। तरुण की इस बात पर मास्टर ने उसे चुप करते हुए कहा, चुप हो जाओ तरुण, वो सभी मार्शल सोल हॉल के पालतू वफादार सिपाही है, और अगर उन्होंने ये सब सुना तो हम दोनों परेशानी में आ सकते हैं, और इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो अब चुप रहना। ठीक है, जैसा आप कहें, पर अब हम पास कहां से लाएंगे? तरुण ने पूछा। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास पहले से ही एक पास है जो मुझे मार्शल आत्मा हॉल से मिला हुआ है, और ये कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि आजीवन पास है जिसका इस्तेमाल मैं पूरी जिंदगी भर कर सकता हूं। मास्टर ने एक पास तरुण को दिखाते हुए कहा। तरुण उस पास को देखने लगा और मास्टर से पूछा, इस पास में ऐसा भी क्या है? मास्टर ने इसका जवाब देते हुए कहा, आगे चलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। इतना कहकर मास्टर आगे जाने लगे और तरुण भी उनके साथ साथ आगे जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे तो एकदम से एक सिपाही ने उन्हें रोक लिया और उनसे बिना कुछ पूछे बस अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देखकर मास्टर ने उस पास को तरुण से लेकर उसके हाथ पर रख दिया। उस पास को देखने के बाद उस सिपाही की सारी शक्ति पिघल गई और उसने झुककर मास्टर को प्रणाम किया और अपने दोनों हाथों से बड़ी इज्जत के साथ मास्टर को पास वापस लौटा दिया। उसके बाद उसने अपने दो साथियों को इशारा किया और उन दोनों सिपाहियों ने मास्टर और तरुण के जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। मास्टर तरुण के साथ दरवाजे के दूसरी तरफ चले गए और उनके जाते ही सिपाही ने दोबारा से दरवाजा बंद कर दिया। मास्टर और तरुण के दूसरी तरफ जाते ही एक बहुत बड़ा घना जंगल उनके ठीक सामने आ गया, जो कि काफी ज्यादा घना था, और जानवरों की आवाज अंदर से वहां साफ सुनाई दे रही थी। देखा इस पास की ताकत? मास्टर ने दूसरी तरफ जाने के बाद तरुण से कहा। इस पर तरुण ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। तो क्या अब आगे चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल चल सकते हैं, मास्टर ने जवाब दिया, और तरुण और मास्टर दोनों फिर जंगल की तरफ चल गए। क्या तरुण को मिल पाएगी कोई ताकतवर सोल रिंग या उसकी किस्मत धरी रह जाएगी? जानने के लिए सुनिए तरुण गार्ड ऑफ असुरा सिर्फ मेरे चैनल पर। अध्याय 14 भूतिया भेड़िए। मास्टर और तरुण दोनों अंदर जंगल में घुसने लगते हैं और थोड़े अंदर चले जाते हैं। जंगल में घुसते ही जंगली जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। थोड़े अंदर जाते ही मास्टर तरुण को समझाकर कहते हैं, अब हम जंगल के अंदर घुस चुके हैं और चौकन्ने रहना, अब कुछ भी हो सकता है, पर एक बात ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ ही रहना, समझे? ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, तरुण जवाब देता है। ठीक, अब ध्यान से आगे बढ़ो और चारों तरफ नजरें गड़ाए रखना, मास्टर समझाते हैं। इस पर तरुण हाँ में गर्दन हिला देता है और आगे ध्यान से नजरें गढ़ाकर आगे बढ़ने लगता है। मास्टर और तरुण अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी उनके पीछे से कोई चीज बहुत तेजी से भागकर निकालती है और तरुण एकदम से पीछे मुड़कर देखता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या हुआ तरुण? रुक, क्यों गए? मास्टर पूछते हैं। मास्टर अभी कुछ पीछे से गुजरा है, तरुण बताता है। अब आगे यहां कुछ भी हो सकता है, तो बड़े आराम से संभल कर कदम बढ़ाना, मास्टर आगाह करके कहते हैं और फिर से आगे जाने लगते हैं। मेरे लिए रुकिए, तरुण मास्टर की तरफ दौड़ता हुआ आवाज लगाता है और मास्टर के पास आकर उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। जो चीज उनके पीछे से गुजरी थी वो कोई और नहीं बल्कि कुछ भेड़िए थे, और वो बहुत सारे थे। मास्टर और तरुण आगे बढ़ रहे थे और वो सभी भेड़िए छुपकर उन पर नजर रखने लगते हैं। वो अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि तभी मास्टर रुकते हैं और अपनी मार्शल आत्मा को बाहर निकाल लेते हैं। उनकी आत्मा एक बीस्ट की आत्मा थी, पर जो जानवर निकलकर बाहर आता है वो देखने में बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था। मास्टर के मार्शल आत्मा को बाहर निकालते ही एक छोटे सुअर जैसा जानवर निकलकर बाहर आ जाता है, और वो देखने में थोड़ा प्यार भी था। उस जानवर के कान किसी पक्षी के पर जैसे थे, पर वो पूरा जानवर किसी सुअर की बनावट लग रहा था। तरुण उसे देखकर पूरा हैरान हो जाता है और मास्टर से पूछता है,
ये कौन सा बीस्ट है मास्टर? इसको हम पिगन बुलाते हैं, मास्टर कहते हैं। मतलब कबूतर? तरुण कहता है। सुनने में तो यही लगता है, पर ना ये कोई कबूतर है और ना ही इस जानवर के लिए इस नाम का ये मतलब है। क्योंकि ये सुअर, कबूतर और खरगोश का मिश्रण दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम पिगन पड़ा है। और ये मैंने नहीं रखा, बल्कि इस जानवर को यही बुलाया जाता है, मास्टर समझाकर कहते हैं। अच्छा, तो ये करता क्या है? तरुण पूछता है। इसके 3 ताकतवर अटैक हैं और वो तुम आगे देख लेना, मास्टर बताते हैं। मास्टर, आपको नहीं लगता कि आपके हिसाब से ये मार्शल आत्मा आप पर कुछ सूट नहीं हुई? तरुण बताता है। अब कर भी क्या सकते हैं, ये एक म्यूटेटेड मार्शल आत्मा है और इसकी ग्रोथ गलत डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से मैं आज तक लेवल 30 को भी पार नहीं कर पाया। कोशिश तो बहुत की, बहुत कुछ सीखा और किया, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कभी आगे नहीं बढ़ सका, मास्टर निराश होकर बताते हैं। सुनकर काफी बुरा लगा मास्टर, तरुण सहानुभूति देते हुए कहता है। कोई बात नहीं बच्चे, अब तो मुझे भी आदत हो गई है। चलो अब आगे चलते हैं, मास्टर तरुण को समझाकर कहते हैं। मास्टर आगे पिगन से कहते हैं। पिगन, अब आगे तुम खतरों को चेक करते हुए हमें लीड करोगे। मास्टर का इशारा पाते ही वो मास्टर की मार्शल सोल आगे चलने लगती है और मास्टर और तरुण दोनों उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगते हैं। मास्टर की मार्शल सोल आगे जाकर रुक जाती है और घुर्राने लगती है। उसे घुरता देखकर मास्टर और तरुण भी एकदम से रुक जाते हैं। तभी एक पेड़ पर से एक बिल्ली जैसी दिखने वाली जानवर निकलकर बाहर आती है। उसकी पूंछ मोर के पंख जैसी थी और 3 भागों में बटी हुई थी। ये एक कैट डेमन है और ये करीब 10 साल पुरानी है। हमें इसको परेशान नहीं करना है, इसको छोड़ो और आगे बढ़ो पिगन, मास्टर समझाकर बताते हैं। अपने मालिक का आदेश पाते ही वो मार्शल आत्मा वहां से आगे चलने लगती है। तभी तरुण मास्टर से चलते हुए पूछता है, मास्टर, आप किसी भी बीस्ट की उम्र का पता कैसे लगाते हो? उनकी उम्र का पता उनके शरीर के रंग से पता चलता है। जब वो हमला करने को तैयार होते हैं, जब वो हमला करने के लिए तैयार होते हैं तो उनके शरीर से एक एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी आत्मा अंगूठी से निकलती है। उसके रंग से ही उन जानवरों की उम्र का पता चलता है, मास्टर समझाते हैं। मास्टर आगे बताते हैं, 10 साल तक के बीस्ट की सोल पावर का रंग सफेद होता है, 100 साल वालों का पीला, 1000 साल वालों का गुलाबी, 10,000 साल वालों का काला और 1 लाख से ऊपर वालों का लाल होता है। जबकि 100 साल से 900 साल की उम्र वालों का रंग एक जैसा ही होता है। और आगे ये चक्र इसी तरह से चलता है। और मेरी रिसर्च कर हिसाब से किसी भी सोल मास्टर की पहली सोल रिंग कम से कम 400 साल से ज्यादा पुरानी होनी चाहिए। इसीलिए हम तुम्हारे लिए कोई बेहतर सोल रिंग ही खोजेंगे। मैं समझ गया मास्टर, तरुण जवाब देता है। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। पिगन, चलो आगे रास्ता दिखाओ, मास्टर अपनी मार्शल आत्मा से कहते हैं। और उनकी मार्शल आत्मा का वो जानवर आगे चलने लगता है। उन्हें ऐसे ही आत्मा बीस्ट को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और वो आग जलाकर जंगल के अंदर ही कुछ पत्थरों के पास बैठ जाते हैं। बहुत सारे सोल बीस्ट ऐसे भी होते हैं जो आग उगलते हैं और आग से बने हुए होते हैं, पर इस तरह के सोल बीस्ट यहाँ जंगल में नहीं पाए जाते और यहाँ जंगल के अंदर रहने वाले जानवर आग से काफी ज्यादा डरते हैं। इसलिए हम आग के पास बिल्कुल सुरक्षित हैं और कोई भी जानवर यहाँ आगे के पास आने की गलती नहीं करेगा, मास्टर तरुण को समझाकर बताते हैं। अगर आग वाले जानवर भी होते हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तरुण सवाल करता है। ज्यादातर पत्थरीले इलाकों में पाए जाते हैं, क्योंकि अगर वो जंगल में रहेंगे तो पूरे जंगल को उनसे खतरा होगा। उनके जंगल में होने से जंगल में भी आग लग सकती है, इसलिए वो यहां जंगल में तो नहीं पाए जाते, मास्टर जवाब देकर समझाते हैं। मास्टर अभी तरुण को यह सब समझा ही रहे थे कि तभी उनकी मार्शल आत्मा का वो जानवर एकदम से खड़ा होकर घुर्राने लगता है। और ये देखकर मास्टर और तरुण एकदम से खड़े होते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। आसपास अंधेरा था और थोड़ी धुंध भी घुटी हुई थी और उस धुंध में से बहुत सारे जानवरों की आंखें चमक रही थीं। ये देखकर मास्टर तरुण को आगाह करते हुए कहते हैं, वाह, ये सब तो भूतिया भेड़िए है। तरुण, यही रहना और यहां से हिलने की कोशिश भी मत करना। मास्टर की बात सुनकर तरुण हां में गर्दन हिला देता है और अपनी पर्पल आंखों का इस्तेमाल करके देखने की कोशिश करता है। तरुण को उससे वो भेड़िए साफ नजर आ जाते हैं।
अब वो सारे भेड़िए उनके करीब आ जाते हैं और गुर्राने लगते हैं। उन्हें देखकर मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहते हैं, इन 10 उम्र के भेड़ियों की हमें परेशान करने की हिम्मत भी कैसे हुई? पिगन, जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहकर मास्टर अपनी सोल रिंग का इस्तेमाल करते हैं और पिगन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो ऊपर हवा में उड़ने लगता है। मास्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करके पिगन को हमला करने के लिए तैयार कर देते हैं और भूतिया भेड़ियों पर हमला करने के लिए छोड़ देते हैं। पिगन के अंदर एकदम से एक एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और ये देखकर मास्टर अपनी जेब से 2 मास्क निकालते हैं और एक तरुण को दे देते हैं और एक अपने मुंह पर लगा लेते हैं। पिगन एकदम से एक बहुत जोर का गैस का प्रेशर उन भेड़ियों पर छोड़ता है और वो सभी भेड़िए दूर दूर जाकर गिरते हैं। उन भेड़ियों में से कुछ पेड़ से जाकर जोर से टकराते हैं और वहीं घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं और बचे हुए वहां से भाग जाते हैं। अब क्योंकि खतरा टल चुका था, इसलिए मास्टर और तरुण दोनों उन घायल जमीन पर पड़े भेड़ियों के पास जाते हैं। मास्टर तरुण को समझाकर बताते हैं, भेड़ियों और कुत्तों के शरीर की बनावट एक जैसी होती है, बस फर्क इतना होता है कि ये अपने शिकार को खत्म किए बिना तब तक नहीं छोड़ते जब तक या तो ये ना मर जाए या इनका शिकार। अब मास्टर नीचे बैठते हैं और अपना खंजर निकालकर उन सभी जमीन पर घायल पड़े भेड़ियों को मार डालते हैं और फिर खड़े होकर तरुण से कहते हैं, अभी थोड़ी ही देर में इनके शरीर से सोल रिंग निकलती दिखाई देगी। उनके इतना कहते ही सफेद रंग की 3 सोल रिंग उन तीनों भेड़ियों के शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है और ऊपर हवा में उड़ने लगती है। मास्टर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके उन्हें अपने पास बुलाकर तरुण को समझाते हुए कहते हैं, अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके सोल रिंग को अपनी तरफ खींच और ध्यान लगाकर उसे अपने अंदर समाने की कोशिश करो। मेरी पावर आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए मैं इन्हें अपने अंदर नहीं समा सकता और इसीलिए मैं इन्हें ऐसी ही छोड़ रहा हूं। 2 घंटे में ये अपने आप यहां से गायब हो जाएगी। इतना कहकर मास्टर उन सोल रिंग्स को वापस छोड़ देते हैं और तरुण से कहते हैं, तरुण, मुझे अपने पास से 2 मूली दोगे? मास्टर की बात सुनकर तरुण झट से 2 मूली निकालकर मास्टर को दे देता है और मास्टर उन्हें अपनी मार्शल आत्मा यानी पिगन को खिला देते हैं और वो उन्हें खाने लगता है। क्या आपकी मार्शल आराम मूली कहती है? तरुण पूछता है। हर एक अटैक के बाद पिगन मेरी मार्शल पावर को घटा देता है और मूली से उसे दोबारा से रिकवर होने में आसानी होती है और क्योंकि इसकी पावर गैस है, इसीलिए मूली उसे बढ़ाने में भी मदद करती है। मास्टर समझाकर बताते हैं। मास्टर की बात सुनकर तरुण उन्हें अजीब निगाहों से देखने लगता है और खुद से मन ही मन कहता है, मास्टर सच में बहुत ज्यादा अजीब है और इनकी मार्शल आत्मा की असली ताकत गैस है? क्या मजाक है, ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। तरुण ये सब सोच ही रहा था कि तभी मास्टर की मार्शल आत्मा पिगन फिर से एकदम से गुर्राने लगता है। ये देखकर मास्टर और तरुण दोनों एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और अपने सामने देखने लगते हैं। सामने से हरा रंग का एक धुआं घुटता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। एकदम से तरुण कुछ महसूस करके कहता है, ये तो जहर है। इतना कहकर तरुण जैसे ही आगे जाने की कोशिश करता है, एकदम से मास्टर उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेते हैं और अपनी मार्शल आत्मा पिगन को पावर देकर दूसरे हमले के लिए तैयार कर देते हैं। उन्हें अभी कुछ भी उस धुएं में दिखाई नहीं दे रहा था, तभी तरुण अपनी पर्पल आंखों का इस्तेमाल करता है और उनकी मदद से देखने लगता है। एक बैंगनी रंग का सांप जिसकी लाल आंखें थीं, वो उस जहर को छोड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर तरुण मास्टर को आगाह करता है, मास्टर, वहां एक सांप है। तरुण की बात सुनते ही मास्टर एक जलती हुई लकड़ी अपने सामने से आ रहे उस हरे रंग के धुएं पर फेंक देते हैं और इससे एक बैंगनी रंग का बड़ा सांप निकलकर उनके सामने आ जाता है। उस सांप के नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर आ रहे थे और उसके कानों की जगह पर दोनों तरफ पर जैसा कुछ निकला हुआ था। मास्टर उसे देखकर घबरा कर बोलते हैं, ये तो धतूरा सांप है, इसके जैसा खतरनाक बीस्ट यहां हमारे पास क्यों आ गया? आशा करता हूं कि इसकी उम्र ज्यादा ना हो, वरना अगर ये 100 साल से ऊपर निकला तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करता है और उससे पहले हमला नहीं करता। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? तरुण पूछता है। धतूरा सांप का जहर बहुत जहरीला है
इसका जहर पल भर में किसी की भी जान ले सकता है और ये जहरीले बीस्ट में सबसे खतरनाक बीस्ट है। इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा तेज और कठोर भी है। इसको किसी तेज धार वाली तलवार से भी कुछ नहीं होगा। इसकी आंखें और मुंह ही कमजोर हिस्से हैं और ये उनकी हमेशा हिफाजत करता है। मास्टर समझाते हैं। मास्टर ये सब समझा रहे थे और वो सांप बड़ी तेजी से कभी इधर तो कभी उधर हमला करने के लिए उनके चारों तरफ घूम रहा था। क्या तरुण और उसके मास्टर इस सांप से जीत पाएंगे? क्या होगा अगर वह सांप 100 साल का हो? जानने के लिए सुनिए तरुण गॉड ऑफ असुरा, सिर्फ मेरे चैनल पर।